माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 8 अप्रैल 2024 को एमपी के क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन पर अपने 11 अगस्त के जजमेंट को रिव्यू के ऑर्डर के बाद से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहला ऐसा कोर्ट ऑफ लॉ बनने जा रहा है जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस रिव्यू ऑर्डर को जस्टिफाई करेगा और ये तय करेगा कि क्या बीएड सेलेक्टेड कैंडिडेट अपनी नौकरी को जारी रखने के लिए पात्र हैं अथवा नहीं। यानी कि सीधे तौर पर यह समझ लीजिए कि 15 अप्रैल की जो सुनवाई है वो पहली बार जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है उसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा जस्टिफाई किया जाएगा। ये तय किया जाएगा कि एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट कहना क्या चाह रही है। इसलिए क्योंकि बीएड वाले कैंडिडेट इसको अपने नज़रिए से देख रहे हैं और डीएलएड वाले कैंडिडेट इसको अपने नज़रिए से देख रहे हैं। दोनों को ये चीज़ें पॉजिटिव दिख रही हैं, लेकिन एक्चुअली में लीगली क्या सही है ये माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट 15 अप्रैल 2024 को डिसाइड करने जा रही है। और यहाँ से जो भी ऑर्डर पास होगा, जो भी जजमेंट होगा, वह सीधे तौर पर छत्तीसगढ़, बिहार और ऐसे बहुत सारे मामले जहां पर भर्तियां सब्जेक्ट टू आउटकम रखी गई थी उन सब के लिए एक नज़ीर साबित होगा कि किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने सुप्रीम कोर्ट के इस रिव्यू ऑर्डर को किस प्रकार से जस्टिफाई किया है। तो छत्तीसगढ़, बिहार वाले अभ्यर्थी के साथ साथ मध्य प्रदेश के लिए तो ये विशेष तौर पर है ही है, साथ ही साथ जहां पर भी भर्तियां सब्जेक्ट टू आउटकम थी वहां के लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पहली नज़र में आपको देखने को लग सकता है कि मध्य प्रदेश का केस जो है वो ओपन एंड शट केस हो सकता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली अपने जो भी जजमेंट में बातें लिखी गई हैं उसको बीएड वाले अपनी तरफ से डिफाइन करेंगे और डीएलएड वाले अपनी तरफ से उसको डिफाइन करेंगे और दोनों के पक्षों को सुनने के बाद ही हाईकोर्ट अपना जजमेंट देगी। यहां पर मैं ये बिल्कुल क्लियर कर दूं कि अब मेरिट और लॉ के बेस पर बहस नहीं होगी कि मध्य प्रदेश का एडवर्टीजमेंट कब जारी हुआ, क्या चीज़ें हुई। वो सारी चीज़ें पिछले 2 साल से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चल रही हैं। अब जो चीज़ें होंगी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 8 अप्रैल को जजमेंट ऑर्डर दिया गया है उस जजमेंट पर चर्चा हो रही होगी। अब मध्य प्रदेश में बीएड एलिजिबल है या नहीं उसकी बात ही नहीं होगी, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस पर चर्चा होगा। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट का जो नज़रिया है उसको बीएड वाले, डीएलएड वाले किस प्रकार से अपनी तरफ से कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए मैं यहां पर एक इमेज बनाता हूं, आपसे पूछूं कि ये क्या है, तो आपके मन में ख्याल आ सकता है कि हो सकता है कि ये एक ग्लास होगा। अगर मैं यहां पर एक लिक्विड भर दूं इस प्रकार से, अब अगर मैं पूछूं कि ये क्या है तो आप कहेंगे कि गिलास आधा भरा हुआ है। यहीं पर अगर मैं ये पूछूं कि क्या ये गिलास आधा खाली कहा जा सकता है, मतलब कि इसी जजमेंट को एक ही इमेज है, ध्यान से समझिएगा, एक ही इमेज है, एक ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसी इमेज को एक पक्ष के द्वारा यह कहा जा सकता है कि ये आधा खाली है और दूसरे पक्ष के द्वारा कहा जा सकता है कि ये आधा भरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको बीएड वाले अपने फेवर में बताएंगे और डीएलएड वाले अपने फेवर में बताएंगे। तो इन्हीं सभी पॉइंट्स पर माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चर्चा होगी कि एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या कह रहा है। तो अब सभी राज्यों के अभ्यर्थी ध्यान से सुनिएगा। यहां पर सबसे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट जब ये मैटर जाता है तो इन सभी चीज़ों को डिफाइन करती है कि ये एक्चुअली में है क्या, किस प्रकार का केस है। और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि चूंकि ये हमारा 11 अगस्त का जो जजमेंट था उसमें कोई भी थ्रेशोल्ड डेट मेंशन नहीं था, इस वजह से हम अपने जजमेंट के रिव्यू के तौर पर ले रहे हैं, भले ये क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन है और आर्टिकल 129 का प्रयोग करते हुए हम ऐसा कर सकते हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती है कि बहुत सारे पक्ष इसमें ऐसे थे जो कि ये कह रहे हैं कि आपको पहले नोटिस इशू करना चाहिए था, सभी पक्षों को सुनना चाहिए था, जो कि आपने लाइव हियरिंग में भी देखा होगा। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम 129 के अंतर्गत ये चीज़ें कर रहे हैं, यानी अपने जजमेंट का ही रिव्यू कर रहे हैं। इस वजह से हमारे पास पावर है कि बिना किसी के पक्ष को सुने हम डायरेक्टली अपना कोर्ट ऑर्डर दे सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। ठीक है, अगर आपको ज्ञात होगा तो मैंने एक एनालिसिस वीडियो में ये बोला था कि चूंकि ये जो जजमेंट है वो 21A यानी मौलिक अधिकार के आधार पर बीएड अभ्यर्थियों को डिस्क्वालीफाई करता है और भारतीय संविधान में ये बातें मेंशन की गई हैं कि अगर कोई मौलिक अधिकार के आधार पर नोटिफिकेशन या फिर लॉ को कैंसिल किया जाता है तो उसे उसी दिन से क्वैश माना जा सकता है जिस दिन उसे जारी किया गया था। अगर आप श्री भगवान कृष्ण जी की याचिका पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 ऑनरेबल जस्टिस का कोर्ट ऑर्डर देखेंगे तो उन्होंने एक वर्ड वहां पर यूज किया है कि 2018 में 28 जून को जब एनसीटी के द्वारा ये गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो कि क्वैश कर दिया गया 11 अगस्त के जजमेंट के बाद से, और उसके पहले ही जोधपुर हाईकोर्ट ने कैंसिल किया था। उसके बाद एक लाइन माननीय सुप्रीम कोर्ट कहती है, कॉन्सिक्वेंशियल ऑल द एडवर्टीजमेंट एंड नोटिफिकेशन इशूड बाई
कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आर आल्सो इनवैलिडेटेड। यानी कि 28 जून, ध्यान से सुनिए, 28 जून 2018 के बाद से जितने भी इसके परिणामी, यानी इस नोटिफिकेशन के परिणामी जितने भी एडवर्टीजमेंट या फिर जितने भी नोटिसेस इशू की गए, सुप्रीम कोर्ट उसको ऑलरेडी इनवैलिडेट कर चुकी है। यानी कि जो मैं आपको बता रहा था कि 21A के अंतर्गत अगर कोई इस प्रकार का नोटिफिकेशन रद्द किया गया है तो जिस दिन ये नोटिफिकेशन आया था उसी दिन से उसे रद्द माना जाता है। ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट ऑर्डर में आप देख सकते हैं, श्री भगवान कृष्ण जी की याचिका में। अब आप कहेंगे कि फिर ये 28 जून 2018 से लागू क्यों नहीं हो रहा है? तो अगर आप लास्ट टू लास्ट 2-3 हियरिंग देखेंगे तो उसमें यही बात सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी कि अब जो केस चल रहा है वो मेरिट और लॉ के बेस पर तो डिसाइड हो चुका है कि बीएड योग्य नहीं है। ये जो मैटर चल रहा था ये दया भावना के, मर्सी के आधार पर चल रहा था। अगर आप बीएड की तरफ से एडवोकेट्स का जो तर्क देखेंगे वो साफ तौर पर था कि ये चूंकि सर्विस में आ चुके हैं, इनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, इनके ऊपर लोन है, इनके ऊपर खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट दे। ये बीएड की तरफ से लगातार पैरवी की जा रही थी और डीएलएड के एडवोकेट जो उपस्थित थे वो भी कह रहे थे कि ये सारे बातें डीएलएड के ऊपर भी लागू होती है। तो कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि चूंकि यह जजमेंट 21A के अंतर्गत दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के भगवान श्री कृष्ण जिसमें 3 जजों के द्वारा, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस भी शामिल थे, उन्होंने अपने जजमेंट में लिखा है कि 28 जून 2018 के बाद जितने भी नोटिफिकेशन या फिर कॉन्सिक्वेंशियल एडवर्टीजमेंट जारी की गए सब कुछ इनवैलिडेट किया जा चुका है। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर है कि जजमेंट 28 जून 2018 से ही लागू होगा। अब देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास अपना पावर भी है, जैसे कि मैंने एक और वीडियो में आपको बताया था कि जो गोलकनाथ वाला केस है, केशवानंदन भारती वाला केस है, मिनर्वा मिल वाला केस है, उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उनके पास पावर है कि इनके हितों की रक्षा की जा सकती है और इनके हितों की रक्षा करने के लिए ही 129 और 142 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मर्सी के बेस पर इनकी नौकरी बचाने के लिए कोर्ट ऑर्डर जारी किया हुआ है। ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर अगर आप जो 8 अक्टूबर वाला जजमेंट है इसको भी देखेंगे तो इसमें भी ये बातें मेंशन की गई हैं। देखिए 8 अप्रैल 2024 के रिव्यू ऑर्डर के 7वें पेज पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर मेंशन किया गया है। देखिए ये 11 अगस्त 2023 के जजमेंट की बात की जा रही है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने डिलीवर किया था। सुप्रीम कोर्ट अपने रिव्यू ऑर्डर में ये लिखती है, ऑर्डिनरली अ जजमेंट एक्ट्स रेट्रोस्पेक्टिवली अनलेस इट इज स्पेसिफिकली स्टेटेड टू बी अदरवाइज। यानी सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि जनरली जो इस प्रकार के जजमेंट होते हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव ही लागू होते हैं जब तक कि उसमें कुछ अन्यथा वर्ड ना जोड़ा गया हो। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये भली भांति उनके संज्ञान में है कि चूंकि ये जजमेंट 21A के अंतर्गत दिया गया है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत, और जो नोटिफिकेशन था 28 जून 2018 का, उसी दिन से इसको क्वैश किया गया, यानी ये उसी दिन से लागू होने की संभावना है, रेट्रोस्पेक्टिव लागू होने की संभावना है। लेकिन चूंकि बहुत भारी संख्या में बीएड ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं और इसलिए हमें नहीं लगता कि उन्हें अब उनके सर्विस से बाहर निकाला जाना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि जो मर्सी के बेस पर हियरिंग चल रही थी उसके आधार पर इन्होंने अपना रिव्यू जजमेंट दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद से अगर आप देखेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 11 अगस्त का जो जजमेंट होगा वो प्रोस्पेक्टिव नेचर का होगा। इसी जजमेंट में ऊपर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इस प्रकार के जो जजमेंट होते हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव लागू होते हैं, लेकिन चूंकि हमें इन लोगों की सर्विस जो ऑलरेडी चयनित हो चुके हैं उनको बचाना है, इसलिए ये प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन से हम लागू कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन होगा, अगर प्रोस्पेक्टिव होता है तो जितने भी सब्जेक्ट टू आउटकम वाले हैं सब कुछ बीएड वाले अभ्यर्थी सेफ हो जाते हैं। लेकिन यहां पर शर्त जोड़ देती है सुप्रीम कोर्ट कि ये जो प्रोस्पेक्टिव नेचर का ऑर्डर होगा वो केवल और केवल उन्हीं लोगों के लिए होगा। किन के लिए होगा? ध्यान से समझिएगा। बट प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ दिस जजमेंट शैल बी ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु वर अपॉइंटेड विदाउट एनी क्वालिफिकेशन। यानी कि ऐसे बीएड जो बिना किसी ध्यान से समझिए, फॉर दोज कैंडिडेट्स हु वर अपॉइंटेड विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, यानी ऐसे अभ्यर्थी जो बिना किसी योग्यता के अपॉइंट किए गए हैं, बिना किसी योग्यता के नियुक्त किए गए हैं, और यानी कि या कंडीशंस इम्पोज्ड बाय, यानी कि या अथवा कोई भी उनके ऊपर शर्त आरोपित किया गया है एनी कोर्ट ऑफ लॉ, यानी किसी भी कोर्ट के द्वारा, to the effect that their appointment would be subject to final outcome of the case which might have
had been instituted by them and such candidate were in regular employment without any disqualification and were appointed in pursuance of a notice advertisement where B.Ed. अगर पूरे पैराग्राफ को एक थीम में समझने की कोशिश करें तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि हमारा जो जजमेंट है वो प्रोस्पेक्टिव लागू होगा, लेकिन केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए लागू होगा जिसमें उनको बिना किसी योग्यता के या फिर किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा उनका जो नियुक्ति है उसको सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम नहीं रखा गया, सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं रखा गया, और साथ ही साथ किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा उनको डिसक्वालीफाई नहीं किया गया, और साथ ही साथ जो एडवर्टीजमेंट था उसमें वैलिड एलिजिबिलिटी के तौर पर बीएड शामिल था, तो ऐसे बीएड अभ्यर्थी अपनी नौकरी जारी रखने के लिए योग्य होंगे। तो यहाँ पर बीएड की तरफ से यही पूरा पक्ष दिखाया जाएगा माननीय जोधपुर हाईकोर्ट में, माफ़ कीजिएगा माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में, कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि सब्जेक्ट टू आउटकम है वो तो ठीक है, लेकिन चूंकि हाईकोर्ट यहाँ पर डिस्क्वालीफाई नहीं की है, इस वजह से मध्य प्रदेश में बीएड अभ्यर्थी सेफ होने चाहिए। ठीक है, ये पक्ष दिखाएगी। अगर बीएड वाले कैंडिडेट इस पक्ष को रखते हैं तो फिर छत्तीसगढ़ और बिहार वाला मामला कमजोर पड़ जाएगा बीएड का। क्यों? क्योंकि अगर बीएड ये कहती है कि चूंकि हाईकोर्ट में हमारा मामला पेंडिंग था, लेकिन हाईकोर्ट ने, देखिए क्या बोला गया, वर इन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट विदाउट एनी डिस्क्वालिफिकेशन एंड वर अपॉइंटेड इन परसुएंस ऑफ नोटिस एडवर्टीजमेंट वेयर बीएड, यानी जिस नोटिफिकेशन में बीएड था और उनको किसी डिस्क्वालिफिकेशन, किसी भी तरीके से डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया और तब वो शामिल थे, तो किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया, तो इस कंडीशन में छत्तीसगढ़ ने तो डिस्क्वालीफाई कर दिया है कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा, और बिहार में भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो अगर ये पक्ष लेकर के आगे बढ़ती है मध्य प्रदेश में बीएड, तो फिर छत्तीसगढ़ और बिहार वाला मैटर कमजोर पड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। छत्तीसगढ़ का मैटर तो अगर आप देखेंगे तो वो तो सबसे स्पेशल है। सबसे स्पेशल मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग ही 11 अगस्त के बाद हुई है। अब ज्वाइनिंग सुप्रीम कोर्ट ने अपने कोर्ट ऑर्डर में साफ तौर पर लिख दिया है कि जो भी ये बेनिफिट दे रहे हैं वो केवल उन अभ्यर्थियों को दे रहे हैं जो कि 11 अगस्त से पहले ज्वाइन किए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में तो ज्वाइनिंग ही 11 अगस्त के बाद हुई है, तो वो तो बिल्कुल ही एकदम बीएड के अगेंस्ट में मामला है छत्तीसगढ़ में। बाकी बिहार वाले मैटर में अभी रिव्यू पिटीशन माननीय पटना हाईकोर्ट में स्टेट ऑफ बिहार के द्वारा ले गई है, और वहाँ से जो चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी वो चीज़ें देखने वाली होंगी। लेकिन सबसे पहले चूंकि मध्य प्रदेश में मामला चल रहा है, तो यहाँ से हम लोग बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बीएड वाले कैंडिडेट ये कह सकते हैं कि देखिए, हमें किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई अभी तक नहीं किया गया है, और एडवर्टीजमेंट में एज ए बीएड हम शामिल भी थे, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के आधार पर हमें राहत दीजिए। अब यहाँ पर डीएलएड वाले कैंडिडेट क्या कहेंगे, ध्यान से समझिएगा। डीएलएड वाले कैंडिडेट ये कहेंगे कि किसी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया, लेकिन वैलिड क्वालीफाई भी तो नहीं कहा गया है। हाईकोर्ट कैसे आपको क्वालीफाई या फिर डिस्क्वालीफाई कर देती? क्योंकि आपका मैटर माननीय सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। हाईकोर्ट अपने कोर्ट ऑर्डर में लिखी हुई है कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वेट कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल्स के हिसाब से हाईकोर्ट बधी हुई है कि वह उसके बियॉन्ड नहीं जा सकती, तो हाईकोर्ट के पास पावर ही नहीं था कि वो पहले डिस्क्वालीफाई कर देती जब तक कि सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट नहीं दे देता। तो कहने का मतलब ये है कि वही चीज़ है कि एक ग्लास में पानी है तो उसको कोई आधा भरा कह सकता है, आधा खाली कह सकता है। अब इन दोनों आर्गूमेंट को सुनने के बाद से सुप्रीम कोर्ट के इस रिव्यू ऑर्डर को माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट डिसाइड करेगी कि एक्चुअली क्या कह रही है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद से अगर हम लोग देखें, देखिए यहाँ पर साफ तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रही है कि बहुत सारे सिलेक्शन ऐसे हुए हैं जिसमें जो बीएड कैंडिडेट हैं केवल उनके पार्टिसिपेशन यानी केवल उनके शामिल मात्र हो जाने मात्र से या फिर प्रोसेस चालू हो जाने से, प्रोसेस स्टार्ट हो जाने से विल नॉट इंटाइटल देम फॉर ए बेनिफिट अंडर प्रेजेंट ऑर्डर, यानी केवल ये हो जाने से कि चूंकि भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई थी और उसमें बीएड शामिल था और प्रक्रिया रनिंग में थी, इस वजह से बीएड अभ्यर्थी सेफ नहीं होंगे। ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि देखिए, वी मेक इट क्लियर दैट दिस बेनिफिट, यानी बीएड को जो सेफ कर रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट, ये जो बेनिफिट है वो केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए होगा जिनका अपॉइंटमेंट प्रायर का मतलब पहले, हमारे 11 अगस्त के जजमेंट से पहले जिनको ज्वाइनिंग मिल चुकी है उन्हीं को केवल राहत मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ वाला मामला तो बिल्कुल क्लियर है ना कि इनका ज्वाइनिंग ही चूंकि 11 अगस्त के बाद हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल क्लियर कर दी है अपने रिव्यू ऑर्डर में कि ये जो बेनिफिट होगा वो 11 अगस्त से पहले ज्वाइन करने वाले बीएड अभ्यर्थियों पर लागू होगा। तो छत्तीसगढ़ मामला जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि वहां पर बीएड पर बहुत बड़ा खतरा है।
मध्य प्रदेश वाली बात करें तो मध्य प्रदेश में बीएड 15 अप्रैल को जो सुनवाई होगी उसमें यही सब बातों को जस्टिफाई करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, और डीएलएड वाले उसका अपोज करेंगे। अब सबसे बीएड के अगेंस्ट में अगर बात करें तो और डीएलएड के फेवर में बात करें तो ये मैटर डीएलएड के लिए मजबूत इसलिए है क्योंकि ये भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम थी, और सब्जेक्ट टू आउटकम रहते हुए हाईकोर्ट डिसीजन नहीं दे सकती थी, इसलिए ये डीएलएड के फेवर में है। और बीएड के फेवर में अगर देखा जाए तो बीएड सिर्फ और सिर्फ ये तर्क देगा कि चूंकि हमें किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है, इस वजह से हमें हमारी नियुक्ति को जारी रखने का मौका दिया जाए। अब यहाँ पर राज्य सरकार का रोल सबसे अहम हो जाता है। राज्य सरकार अगर ये कहे कि हम जितने भी बीएड सेलेक्ट हुए हैं उतनी संख्या में हम डीएलएड को भी अपॉइंट कर देंगे, और अगर हाईकोर्ट इन चीज़ों को लेकर के राजी होती है तो वो चीज़ें बीच के रास्ते पर काम हो सकता है। लेकिन बीच के रास्ते पर काम तभी करेगी हाईकोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट उसको अलाउ करेगी, क्योंकि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बियॉन्ड नहीं जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी होगा मध्य प्रदेश में वह माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस 8 अप्रैल 2024 के जजमेंट के दायरे में रह करके ही होगा। इसके बियॉन्ड जाकर के हाईकोर्ट के पास पावर नहीं होती है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जो कि इस जजमेंट के बाद पहली बार लीगल तौर पर इन चीज़ों को जस्टिफाई करेगी, वह इस पूरे जजमेंट को किस नज़रिए से देखती है, और यहाँ से जो जजमेंट निकल करके आएगा बाकी के राज्यों के लिए नज़ीर साबित होगा। जहाँ पर भर्तियाँ ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम रखी गई थी, उन सभी चीज़ों में चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे डिसाइड होंगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।